हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो ये जीएस का मॉडल पेपर नंबर 28 है। आप लोग ये जानते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए दो प्लेलिस्ट हमने तैयार की है। पहली जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको जितने भी लेक्चर हुए हैं यानी कि थियरी जितनी भी है वो एक प्लेलिस्ट में है, और जितने भी अब तक आपको क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं, मॉडल पेपर दिए गए हैं, वो एक प्लेलिस्ट में है। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्ज़ाम से पहले ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप चेक ज़रूर कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपसे छूट रहे हों, तो वो आप यहाँ पर जाकर कवर कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से। जैसे कि कोई भी लेक्चर जो है यहाँ पर 30 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं लिया गया है। कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ऐसे भी हैं जो मात्र 8 से 10 मिनट में ही कवर किए गए हैं। तो एक बार जाके चेक कीजिएगा। और जो लोग मॉडल पेपर लगाना चाहते हैं, लास्ट टाइम सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार यही रहता है, तो वो लोग मॉडल पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसको चेक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस पेपर में कुल 40 प्रश्न होने वाले हैं। आपको ये भी पता है कि एलटी ग्रेड में जो जीएस आता है उसमें 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन जीआईसी में 40 प्रश्न होते हैं। तो आज के इस पेपर में 40 प्रश्न हैं, लेकिन सभी प्रश्न आपके सिलेबस के बिल्कुल मुताबिक हैं। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। आसान सा इसका उत्तर है। अगर आपने कभी भी पढ़ा है तो बिल्कुल इसका आंसर आप कर पाएंगे। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को। ये तो गलत है। स्कंदगुप्त भी नहीं, अशोक भी नहीं। ये कहा जाता है किसको? जी हाँ दोस्तों, समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना चाहेंगे कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ की एक किताब है। क्या नाम है उसका किताब का? किताब का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना। इसमें समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। और हरिसेन ने जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है उसमें उसने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है। तो ये दोनों चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसने लिखी है, तो विंसेंट स्मिथ ने लिखी है। और प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है, तो हरिसेन है। ठीक है ना। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। एग्ज़ाम में कई बार इसका भी नाम पूछा गया है कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था। तो ये जो क्वेश्चन है नेतृत्व वाला 1857 में 3-4 नाम हैं जो कि आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, क्योंकि ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही जवाब विकल्प सी होगा, यानी कि बेगम हजरत महल के द्वारा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। और क्या हुआ था कि बेगम हजरत महल ने लखनऊ यानी कि अवध तब कहा जाता था ये, तो लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया और अपने नाबालिग पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर। क्या नाम था? बिरजिस कादिर। तो बिरजिस कादिर को उन्होंने उसे नवाब घोषित कर दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, ध्यान दीजिएगा, तात्या टोपे ने कानपुर और ग्वालियर से, और कुंवर सिंह ने बिहार जगदीशपुर का नेतृत्व किया था। ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों की गई थी, ये प्रश्न भी पूछा गया है। सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन किस वर्ष की गई थी दोस्तों, तो ये 1923 में हुई थी। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही है। देखिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या था? विधान परिषदों में प्रवेश किया जाए और सरकार के कामों में बाधा डालनी जाए। तो मतलब ये उद्देश्य था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, ब्रह्म समाज स्थापना किसने की थी, तो राजा राममोहन राय ने की थी। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये भी करेक्ट है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। ये कथन भी आपका सही है। प्रार्थना समाज की स्थापना की गई है एनी बेसेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पर आपका डाउट है, और ये कथन जो है आपका सही नहीं है, और यही पूछा भी गया है, यानी कि आपका आंसर विकल्प डी होगा, प्रार्थना समाज। ठीक है ना।
अब देखिए जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा प्रार्थना समाज की स्थापना होती है 1867 में। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की थी और बाद में महादेव रानाडे भी इससे जुड़े थे। अगर बात करें हम एनी बेसेंट के बारे में, तो एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक काल में अघन्या शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, खासतौर से यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अघन्या, तो दोस्तों अघन्या कहा गया है किसको, गाय को कहा गया है, ठीक है। विकल्प बी करेक्ट है। मतलब ये था ना कि वैदिक काल में ये कहा गया था कि अगर गाय को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसे उसका वध भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को, जो अस्पृश्यता का अंत है, इसका उल्लेख किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत, इसका उल्लेख दोस्तों मिलेगा आपको आर्टिकल 17 में। जी हाँ, विकल्प बी आपका करेक्ट है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 17, ठीक है। अनुच्छेद 18 में क्या है, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से और अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध से संबंधित है। तो सारे अनुच्छेद यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, इसको भी आप लोग फोकस में रखेंगे दिमाग में, ठीक है ना। अगर हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर ये प्रश्न बनता है कि मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है, तो आंसर आपका होना चाहिए 23। ये देखिए आपका पंचायती राज से क्वेश्चन आ गया। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा पंचायती राज पर एक कंप्लीट लेक्चर आपका हो चुका है, बिफोर एग्ज़ाम देख लीजिएगा, क्योंकि पंचायती राज से पिछली बार लगभग 2 प्रश्न पूछे गए थे। पॉलिटी में 4 प्रश्न आए थे, 2 प्रश्न पंचायती राज से थे पिछली बार, और पेपर एनालिसिस मैं करके आपको दे चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस टॉपिक से और किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए थे। तो बहुत ही शानदार एनालिसिस कल मैंने आप लोगों को करके दी है, वो पेपर आप लोग देख लीजिएगा। एलटी ग्रेड का 2018 का प्रीवियस ईयर यही है, क्योंकि उसके बाद परीक्षा हुई नहीं। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था दोस्तों, तो ये बिल्कुल आपने अगर लेक्चर देखा है तो इसका आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा। सही जवाब है इसका विकल्प सी, 73वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था, ठीक है ना। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ध्यान रखना कि ये लागू कब हुआ था, तो ये लागू हुआ था दोस्तों 24 अप्रैल अगली साल, मतलब 1993 में यह लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और संविधान में भाग 9 और अनुसूची 11 को ऐड किया गया है। तो भाग 9 और अनुसूची 11 का संबंध ये 73वें संविधान संशोधन 1992 से है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड या फिर जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर रहे हैं हम इम्पीचमेंट के बारे में। तो अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग यह किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पेड ग्रुप में पूरी जो है जितने भी राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं, मैंने आपको सब बताया है, उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल ये जो प्रक्रिया है यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, यह लिया गया है कहाँ से, अमेरिका से लिया गया है। विकल्प बी आपका करेक्ट है। अब बात करें कि इसका उल्लेख यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग या किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उल्लेख जो है आर्टिकल अनुच्छेद 61 में है, ठीक है ना। और आयरलैंड से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान लिया गया है। क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको भी। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लोकसभा में राज्यवार जो सीटें हैं उनका आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है अभी तो चुनाव होने जा रहे हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है
कि लोकसभा में जो आवंटन होता है सीटों का वो किस वर्ष की जनगणना पर आधारित है। तो याद रखिएगा 1971 की जनगणना पर, और ये जो निर्धारण है ये 2026 तक बना रहेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि जो 84वां 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, 84वां संविधान संशोधन, तो ये कब हुआ था? 2001 में। और इसमें यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा हो और विधानसभा हो, दोनों की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रहेगी और 1971 की जनगणना के अनुसार रहेगी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको बस बता रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे आया भारत और विश्व का भूगोल। कुछ प्रश्न इससे भी करते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? बहुत आसान सा प्रश्न है। जब आप कक्षा 8 में थे तो ये प्रश्न तब भी आपको पढ़ाया गया था। अब देखते हैं कितने लोगों को याद है ये। भारत का जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, ये आपको मिलेगा बैरन द्वीप पर, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। और बैरन द्वीप ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में मिलेगा आपको। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये बैरन आइलैंड जो है ये भारत का ही नहीं बल्कि दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। वैसे दक्षिण एशिया ना बहुत सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर ज्वालामुखी संबंधी ज़्यादा आपदाएं नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? बताइए। गंगा, गोदावरी, महानदी और नर्मदा, 2 नदियाँ हैं जो कि डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता चल गया होगा। सही जवाब नर्मदा है। देखो दोस्तों, 2 नदियाँ कौन कौन सी हैं? एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। ये दोनों नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं, यानी कि ज्वार नदमुख। ठीक है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्लैक कॉटन साइल यानी कि काली कपासी मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे और क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? खादर, बांगर, रेंगुर, जलोड़। सही जवाब विकल्प सी होगा, यानी कि रेगुर कहा जाता है। ठीक है ना। तो रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल कहा जाता है काली मिट्टी को, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और इसका निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनती है काली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? देखो फ्रेंड्स, इस पर भी एक बहुत शानदार वीडियो मैंने आप लोगों को दे रखा है और लिंक मैं आप लोगों को आज शेयर कर दूंगा पेड ग्रुप में और साथ ही साथ जनरल ग्रुप में भी। तो देख लीजिएगा वायुमंडल की परतें। अब देखो यहाँ पर क्या स्थिति है। ये आपकी पृथ्वी हो गई। तो पहला जो ये परत है वायुमंडल का, जो पहला परत है, इसे क्या कहेंगे आप? ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। जो दूसरी परत है, इस दूसरी परत में आपको क्या मिलता है? यहाँ पर ओजोन मंडल मिलता है। फिर आता है जो आपका मध्य मंडल है। ठीक है ना, मध्य मंडल यानी कि मेसोस्फीयर आता है। देन आता है आयनोस्फीयर, और यही जो स्फीयर है, ठीक है, यहीं पर जो तरंगें पहुंचती हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। तो आयनोस्फीयर यानी कि यहाँ पर आयन मंडल, विकल्प सी आपका सही है। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका कि भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा से लिया गया है? तो कौन सी देशांतर रेखा है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 80 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बाकी यहाँ पर जो ऑप्शन है, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर, 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये तो आपकी कर्क रेखा हो गई, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर जो आंसर है वो विकल्प ए होगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसे अगर आप बदलेंगे डिग्री में तो ये 82.5 डिग्री के आसपास आती है। पूर्वी देशांतर से माना जाता है, जो प्रयागराज नैनी के पास से गुजरती है। ये ध्यान रखना, कई बार एग्जाम ये भी पूछते हैं। और यह जो GMT है, ग्रीनविच मेन टाइम, वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ठीक है ना, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से, भारत में GST कब लागू किया गया था? बताइए। तो आसान सा क्वेश्चन है लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। देखो फ्रेंड्स, कुछ बहुत ही सरल प्रश्नों को मैं यहाँ पर शामिल क्यों कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में देखो क्या होता है कि प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, लेकिन मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट और जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसका उद्देश्य क्या है कि जो मूल चीज़ें हैं जो आपको जाननी हैं, वहाँ से अगर प्रश्न बनेगा तो गलती नहीं होनी है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को 2025 से पीछे जाएंगे तो 2018 तक
जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, मतलब यूपी पीसीएस और आरओ के जितने भी पेपर हैं, मैंने सारा क्वेश्चन पेपर एक में करवा दिया है। एक ऐसा वीडियो भी है जिसमें आपको 2025 से लेकर 2018 तक के सारे प्रश्न मिल जाएंगे। उद्देश्य क्या है, अगर इतना आपने पढ़ लिया जितना मैंने आपको पढ़ाया ना, तो अगर PYQ से क्वेश्चन आया या फिर कोई सरल फैक्ट आपसे पूछा गया, गलत नहीं होगा और गलत होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो कोर एरिया है जहाँ पर अगर आपने गलती कर दी तो मान चलना कि फिर जो है राम ही मालिक है आपका। जो नए प्रश्न होते हैं, जो पहली बार पूछे जाते हैं, जो मतलब खोज के लाता है एग्जामिनर ना, वहाँ पर सब लोग गेस ही करते हैं। लेकिन अगर बेसिक चीज़ें आपको पता है तो आप अच्छे से गेस भी कर पाते हैं, अदरवाइज़ तो दिक्कत हो जाती है। तो दो चीज़ें जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको पता होनी चाहिए, जो आपको ग्रुप में दी गई हैं। जो PYQs हैं वो भी आपको ग्रुप में दिए गए हैं, तो वो भी आप करना। सारे मॉडल पेपर में मैंने समाहित किए हैं। और ये जो आपका वीडियो था 2025 से लेकर 2018 वाला, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ठीक है। बाकी नए प्रश्न की चिंता मत करो, उसमें सब एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करोगे, यकीन मानो। और इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। खैर अभी तक जिनकी परीक्षाएं आगे हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, कुछ भी नहीं है। आप सिंपली जो है ना डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करके नाम, अपना ज़िला और एग्ज़ाम डेट के साथ आप अपने स्क्रीनशॉट भेज देना, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना बस, ठीक है। और देखो व्हाट्सएप पर कॉल मत किया कीजिए आप लोग, क्योंकि रात में 1 बजे के आसपास जो हैंडल करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि रात में 1 बजे के आसपास कॉल आ रही थी। किसी की कॉल आई थी लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। भाई सबकी पर्सनल लाइफ है, आप लोग थोड़ा सा मतलब रात में 11-12 बजे आप लोग कॉल करोगे, 1 बजे करोगे, थोड़ा सा मतलब सुविधा देखा करो, 9 बजे तक कर लिया करो। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे तो आपको सुबह 6 बजे सुविधा मिल ही जाती है ना। और देखो ये ग्रुप कैसे ज्वाइन करेंगे आप, तो ओनली 299 का पेमेंट आपको करना है। स्क्रीनशॉट आप भेज दीजिएगा इस व्हाट्सअप नंबर पर और आपको ज्वाइन करवा लिया जाएगा। क्या मिलेगा आपको इसमें, तो देखो GS और करंट अफेयर का कंप्लीट नोट मिलेगा और यूट्यूब पर जितने लेक्चर हुए हैं उनकी डिटेल PDF मिलेगी। जितने भी मॉडल पेपर आपको करवाए गए हैं उनकी PDF मिलेगी। सिलेबस के अनुसार सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की गई हैं और अगर दिक्कत होती है तो पर्सनल गाइडेंस भी आपको दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप फोकस में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और देखो ये प्रश्न क्या हो गया आपका, भारत में GST कब लागू किया गया था, तो ये तो आपको पता ही है। GST लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू होता है, 1 जुलाई 2017 से। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना। जैसे कि आप मार्केट से कोई भी सामान लेते हैं तो उसी में इसको ऐड कर लिया जाता है और यह 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, GST जो था वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अब ये प्रश्न बहुत आसान है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। वर्तमान में जो इसके उप अध्यक्ष हैं कौन है, तो कौन है बताओ, सुमन के बेरी हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही सरल हैं, यहाँ पर गलती नहीं चलती। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। बजट जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो सारी बातें डिटेल में बताई थी। आपने बजट देखा था कि नहीं, मात्र 20 प्रश्न हैं जिसमें मैंने आपको यूनियन बजट और यूपी का बजट दोनों पढ़ाया है। वो वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। पंचवर्षीय योजना पर शानदार लेक्चर आपका हुआ था, इसकी PDF भी आपको पेड ग्रुप में दी गई है और मात्र 2-3 पेज में ही सब कुछ कंप्लीट कर लिया गया है। तो गरीबी हटाओ नारा, देखो दोस्तों आपको पता है ना कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 में स्टार्ट हुई थी और 1978 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और इसी पार्टी ने मतलब चौथे साल ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उन्होंने 6वीं पंचवर्षीय योजना प्राप्त की और वो रोलिंग प्लान पर आधारित थी, रोलिंग प्लान पर आधारित थी। और रोलिंग प्लान 2 साल चला, लेकिन 1980 में कांग्रेस की वापसी होगी, चुनाव हुए और फिर क्या हुआ कि 1980 से लेकर 1985 तक 6वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। ये पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी जी ने तैयार करवाई थी, ठीक है ना। सारी बातें क्लियर। तो ये है आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना, विकल्प C आपका करेक्ट है। और इसी के दौरान आपको बताएं तो सामान्य विज्ञान और कुछ ऐसे भी टॉपिक हैं जो कि आपको छोड़ने नहीं हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। जैसे कि मानव शरीर में विटामिन A कहाँ पर संचित रहता है, बताओ। विटामिन A इसको आप क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन कहाँ पर रहता है। यकृत, आमाशय, तिल्ली, उदर,
सही जवाब है, ये मिलेगा आपको लीवर में, ठीक है ना। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है, इसमें ईयर जुड़ा हुआ है। आपको लगेगा ना कि ईयर हो गया तो समय का होगा, तो गलत हो जाएगा। देखो दुनिया में सबसे तेज़ क्या चलता है, प्रकाश, ठीक है। तो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर, ठीक है ना। ये दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पीतल यानी कि ब्रास किसकी मिश्र धातु है। जो ब्रास है कैसे बनता है, तांबा और जस्ता से, तांबा और टिन से, जस्ता और लोहा से, तांबा और निकल से। सही जवाब क्या होगा, तांबा और जस्ता मिलाकर बनाया जाता है ब्रास, ठीक है ना। तो विकल्प ए आपका करेक्ट है। पीतल, ब्रास, तांबा, कापर और जस्ता जिंक, Zn का मिश्रण है, जबकि कांसा, ब्रोंज ये तांबा और टिन का मिश्रण होता है। तो थोड़ा सा अंतर है, ब्रास कापर तो देखो दोनों में है, ठीक है ना, लेकिन जो पीतल है उसमें जिंक होता है, जो कांसा है उसमें टिन होता है। तो ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का जो पीएच वैल्यू है कितना होता है, पीएच मान कितना होता है। आपको ये भी पता है ना कि जो पीएच स्केल है अगर 7 पे है तो उसे न्यूट्रल माना जाता है, 7 पे अगर है तो ये न्यूट्रल माना जाएगा। अगर इससे आगे जा रहा है तो ये माना जाता है कि क्षारीयता जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। और इससे कम होगा तो क्या होगा, ये जो अम्लीयता है वो बढ़ रही है। तो एग्जैक्टली जो हमारा ब्लड है वो हल्का सा क्षारीय होता है और इसका जो पीएच मान होगा वो 7.4 आता है, ठीक है ना। तो ध्यान देना कि मानव रक्त अल्कलाइन प्रकृति का होता है, इसकी पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में रहती है। आगे बढ़ते हैं, ऊर्जा के पिरामिड की प्रकृति कैसी होती है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। सदैव उल्टा, सदैव सीधा, पहले सीधा फिर उल्टा, अनियमित। तो अनियमित तो होता नहीं और पहले सीधा फिर उल्टा ये भी नहीं होता। तो सही जवाब क्या है, ये होता है सदैव सीधा। क्यों, क्योंकि जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है इसमें ऊर्जा का पिरामिड सदैव अपराइट होता है, ऐसे। क्यों, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है और हर स्तर पर, पहले स्तर पर ऊर्जा ज़्यादा रहती है, अगले पर कम। 10% नियम जो होता है ना कि अगले स्तर पर जब ऊर्जा ट्रांसफ़र होती है तो मात्र 10% ही जाती है, तो ऐसे से ये कम होती जाती है। ये है आपका ऊर्जा पिरामिड, ठीक है ना। अब यूपी से कुछ प्रश्न होंगे। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, चलो बताओ। कन्नौज, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज। तो दोस्तों इत्र नगरी कही जाती है कन्नौज को। चलो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और हर्षवर्धन के समय यह एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था कन्नौज, ये भी आपको पता है। ध्यान दीजिएगा कि ये जो परफ्यूम सिटी है कन्नौज, इसे पूर्वों का ग्रास कहा जाता था, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। जनगणना भी मैंने आपको पढ़ाया था और जनगणना पर एक कंप्लीट नोट भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा पेड ग्रुप वालों, ठीक है ना। तो यूपी का जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है कौन सा है, तो दोस्तों ये आपका कौन सा है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया। तो सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर, विकल्प बी आपका करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर कितनी है, तो 80.12% है, जो कि यूपी में सर्वाधिक है। इसके बाद कानपुर नगर दूसरे स्थान पर और औरैया जो है साक्षरता में तीसरे स्थान पर आता है। तो सबसे साक्षर जो है वो गौतम बुद्ध नगर है, इसके बाद कानपुर नगर है, फिर औरैया है, ठीक है। नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे अब कहते हैं शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार, कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये मिलेगा कहाँ पर आपको, ये मिलेगा आपको उन्नाव में, ठीक है। विकल्प ए आपका करेक्ट है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो यूपी की सबसे लंबी नहर दोस्तों है आपकी शारदा नहर, विकल्प सी आपका करेक्ट है, शारदा नहर। और यह पीलीभीत जिले के बनबासा नामक स्थान से निकलती है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कुंभ मेला, ये तो बहुत आसान है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, विकल्प बी आपका करेक्ट है, ठीक है। और महाकुंभ हर 12 वर्ष के बाद होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सरल है, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब है गेहूं पर, विकल्प सी आपका करेक्ट है, ठीक है ना। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी, 1966 और 1967 के बीच में, ठीक है।
और स्वामीनाथन जी ने इसको स्टार्ट किया था। मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ। मैं आज आप लोगों से एक क्वेश्चन करूँगा कि तब कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये बताइए आप, ठीक है ना। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ध्यान देना कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है ओजोन संरक्षण से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। ये इसका सही जवाब होगा जलवायु परिवर्तन, ग्रीन हाउस गैस, विकल्प सी आपका करेक्ट है। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना कब स्टार्ट की गई। ये प्रश्न भी यूपीपीएससी के क्वेश्चन पेपर से ही है, ठीक है ना। तो केसीसी योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये देखो 91, 92, 95, 96, ये भी नहीं है, सही जवाब है विकल्प सी 98, 99 में यह स्टार्ट हुई थी। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो कि रीजनिंग और मैथ के हैं। ऐसे प्रश्न आएंगे तो कैसे हल करेंगे आप। यदि a बराबर 1, c at बराबर 24 तो पोलिस बराबर क्या होगा। देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपको ना बस ABCD लिख लेना है, ABCDEFGH, और क्या करना है, उनको पूरा जेड तक जाना, आप उनको नंबरिंग कर लेना 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये 26 हो जाएगा। तो बस यही फार्मूला यहाँ पर लग जाएगा। जैसे CAT, C तीसरा अक्षर हो गया, A पहला हो गया, T 20वां अक्षर हो गया, सब जोड़ दीजिए 24 हो गया। तो पुलिस में P 16वां अक्षर है, O 15वां है, L 12वां है, I 9वां अक्षर है, C तीसरा अक्षर है, E 5वां अक्षर है, कुल मिला के ये 60 हो गया, ठीक है। ये आंसर बनेगा। यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 4, 9, 16, 25, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखो ये बहुत ही सरल है, 2 का स्क्वायर कर दिया 4 बन गया, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 बन गया, 4 का 16 बन गया, 5 का 25 बन गया। तो यहाँ पर 6 का होगा, 6 का स्क्वायर बराबर 36 हो जाएगा। आसान है ना, ये आपका विकल्प बी है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलता है। ये 5 किलोमीटर चला पूर्व की ओर, ठीक है ना, कितना चला 5। फिर दाएं मुड़कर, अब ध्यान ये देना है कि वो दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, ध्यान देना। ये किधर होगा, दाएं, इसका मुंह इस तरफ है, इसका मुंह इस तरफ है, तो दाएं इधर होगा कि ऊपर होगा। तो देखो दोस्तों ये मुड़ता है दाएं, ठीक है ना, दाएं मुड़ता है ये। अगर ये मुड़ेगा दाएं तो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, यानी कि दक्षिण की ओर जाएगा। और कितना चलता है वो, 12 किलोमीटर चलता है। कितना, 12 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो ये दूरी आपको पता करनी है। पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा। ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर इसका 25 हो जाएगा, ये इसका 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करके इसका क्या ले लेंगे आप, अंडर रूट। तो ये क्या बनता है, जैसे मान लो इसको ट्रायंगल मान लें ABC, तो फार्मूला क्या होता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये वाला AB स्क्वायर और ये BC स्क्वायर। बस इसको आपको ऐड करके अंडर रूट ले लेना है, और ये कितना आएगा, ये दूरी आ जाएगी आपकी 13 किलोमीटर, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है आपका कि समसामयिक घटनाएं। देखो वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 के बाद 2025 में भारत रत्न दिया नहीं गया, और जो पद्म पुरस्कार हैं उस पर क्वेश्चन में आपको प्रीवियस, जो इसके पहले जो मैंने आपको टेस्ट करवाया है उसमें मैंने आपको सब बताया हुआ है। तो भारत रत्न 2025 में नहीं दिया गया था, 2024 में दिया गया था। कितने लोगों को दिया गया था, 4 लोगों को दिया गया था, ठीक है ना। 4 लोग कौन कौन से थे, तो ध्यान देना, ये 4 लोग थे। कर्पूरी ठाकुर थे, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी थे, PB नरसिम्हा राव थे, और चौधरी चरण सिंह थे, चौधरी चरण सिंह, और एक और लोग थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो ध्यान देना कि 5 लोगों को दिया गया था, सॉरी ये 4 लोग नहीं थे, 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न दिया गया था। कौन कौन से लोग थे, कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PB नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो कि हरित क्रांति वाले हैं। ये 5 लोग थे, ठीक है ना। कर्पूरी ठाकुर बिहार के, यानी कि विकल्प बी करेक्ट होगा आपका, ये ध्यान रखना आप लोग। एक बात और भी ध्यान रखना आप लोग कि जो भारत रत्न है ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को हुई थी, ठीक है। और उसमें राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसकी स्थापना की थी। और जो प्रारंभिक प्राप्तकर्ता थे कौन थे, राधाकृष्णन, CV रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये 3 लोग थे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स संगठन की सदस्यता अस्वीकार कर दी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर लेते हैं,
और 2025 में ब्रिक्स का जो 10वां देश बना है, कौन सा बना है बताओ? तो ये दोस्तों है आपका इंडोनेशिया। लेकिन उसके पहले जो यहाँ पर अर्जेंटीना है, इसको भी शामिल किया जाना था ब्रिक्स में, लेकिन इसने कहा कि नहीं भैया हम शामिल नहीं होंगे। तो विकल्प बी इसका आंसर है। और अभी जो ब्रिक्स है ना, उसमें जो 10वां देश जुड़ा था 2025 में, कौन था? तो ये था इंडोनेशिया। ये आप याद रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया जाता है? तो याद रखना, सैन्य अभ्यास जितने भी हुए हैं उस पर एक आपका लेक्चर हो चुका है, जरूर देख लीजिएगा बिफोर एग्जाम, जो कि प्लेलिस्ट में आपको दिया गया है, ठीक है, जरूर देखिएगा। तो सूर्य किरण ये अभ्यास भारत और नेपाल मिलकर करते हैं दोस्तों। तो इसका जो विकल्प बी है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है कि 16वां वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एनके सिंह, अरविंद पनगड़िया, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास। सही जवाब है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। और ये देखिए, उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क जैव विविधता पार्क कहाँ पर स्थित है? नोएडा, लखनऊ, आगरा और कानपुर, ये ऑप्शन है। सही जवाब बनेगा आपका लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क है लखनऊ में स्थित है, ठीक है ना। ये देखिए, भारत में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम किस वर्ष लागू किए गए थे, ये बताना है आपको। तो ध्यान देना कि भारत में जो ध्वनि प्रदूषण अधिनियम है, विनियमन और नियंत्रण नियम, ये लागू हुआ था वर्ष 2000 में, ठीक है। तो इसका विकल्प ए आपका करेक्ट है। और ये भी याद रखना कि ध्वनि प्रदूषण नियम वर्ष 2000 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लागू किए गए थे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मुझे पूरा भरोसा है कि इसका आंसर आप तुरंत दे पाएंगे। कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है वो किससे बनती है? क्रोमियम, सिलिकॉन, सीसा या फिर कॉपर? तो फटाफट आंसर करिए। और जो लोग पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, बस सिंपली आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। दोस्तों इस सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और हमारा प्रयास है कि जिन लोगों की परीक्षाएँ 6-7 तक है ना, तो 6-7 से पहले 30 मॉडल पेपर आपके करवा दिए जाएँ। तो ये आपके 28 पूरे हो गए हैं, 2 मॉडल पेपर एटलीस्ट आप लोगों को और करवाए जाएंगे। और संभावना है कि बस आजकल में ये दोनों मैं कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और सारी पीडीएफ जितनी भी है वो मैं आपको पेड ग्रुप में भेज दूंगा, वहाँ पर जाकर आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। दोस्तों पीडीएफ तैयार करवाने में मुझे भी पेमेंट करना पड़ता है, इसलिए फ्री नहीं है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।